आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं रावजी राठौड़ी के उपन्यास गोठण पर। ये उपन्यास विमुक्त घुमंतू बंजारा समुदाय के जीवन, उनके संघर्षों और उनकी पहचान की लड़ाई का एक बहुत ही मार्मिक दस्तावेज है। और इसे पढ़ते हुए एक सवाल बार बार मन में उठता है। एक ऐसी बहस छिड़ती है जो इस समुदाय की पूरी कहानी को समझने के लिए जरूरी है। सवाल यह है कि बंजारा समुदाय की इस दर्दनाक हालत का जिम्मेदार असल में कौन है? क्या सारा दोष उस बाहरी सिस्टम का है, भ्रष्ट सरकारी बाबू, सामंतशाही ताकतें और एक ऐसी व्यवस्था जो उन्हें इंसान ही नहीं समझती? या फिर असली जड़ें समुदाय के भीतर ही हैं, वो गहरी पैठ जमा चुकी सामाजिक कुरीतियां, वो अंधविश्वास जो उन्हें आगे बढ़ने नहीं देता, और वो आंतरिक सुधार की कमी जो उनकी तरक्की में सबसे बड़ा रोड़ा बनी हुई है। मेरा मानना है कि उपन्यास पूरी ताकत से बाहरी शोषण और संस्थागत नाकामियों को ही समुदाय की पीड़ा का मूल कारण बताता है। और मैं ये पक्ष रखूंगा कि बाहरी चुनौतियां अपनी जगह हैं, लेकिन उपन्यास हमें दिखाता है कि समुदाय की अपनी आंतरिक सामाजिक बाधाएं भी उतनी ही बड़ी और शायद ज्यादा जटिल रुकावट है। चलिए मैं अपनी बात शुरू करती हूँ। मेरे लिए इस उपन्यास का शीर्षक गोठण ही सब कुछ कह देता है। गोठन यानी जानवरों को रखने की जगह। लेखक ने जानबूझकर ये शीर्षक चुना है। ये एक भयानक व्यंग्य है। ये दिखाता है कि हमारे समाज और सत्ता ने इस समुदाय के साथ कैसा बर्ताव किया है, उन्हें जानवरों जैसी जिंदगी जीने पर मजबूर कर दिया है। इसका सबसे बड़ा और क्रूर उदाहरण है विकास के नाम पर हुआ विस्थापन। कहानी में जब तालाब बनाने की परियोजना आती है तो इस समुदाय को उनकी पीढ़ियों की उपजाऊ जमीन उनके घरों से उठाकर नितानानी की बंजर पहाड़ियों पर फेंक दिया जाता है। ये कोई उनका फैसला नहीं था, ये उन पर थोपा गया एक जुल्म था। फिर देखिए कि सरकार की मदद उन तक कैसे पहुंचती है। उपन्यास का नायक है चंदन। उसके पिता धड़ाक योजना के तहत कुआं खोदने के लिए कर्ज लेने जाते हैं। ये योजना उनकी भलाई के लिए है, लेकिन होता क्या है, कर्ज की पहली किस्त लेने के लिए ही उन्हें सुपरवाइजर साहब को घूस देनी पड़ती है। बड़े साहब की खातिरदारी में पैसा खर्च करना पड़ता है। मतलब जो व्यवस्था मदद के लिए बनी है वही उनके शोषण का सबसे बड़ा हथियार बन जाती है। और अगर ये काफी नहीं था तो पुलिस की बर्बरता देखिए। डकैती के एक झूठे शक में पुलिस दिन दहाड़े एक परिवार का घर लूट लेती है। कानून के रखवाले ही लुटेरे बन जाते हैं। ये सारे उदाहरण चीख चीख कर कहते हैं कि ये समुदाय बाहरी ताकतों का शिकार है, उनकी अपनी कोई गलती नहीं। आपने जो भी कहा मैं उससे इनकार नहीं कर रहा। बाहरी शोषण एक सच्चाई है, कड़वी सच्चाई। लेकिन अगर हम सिर्फ उसी को देखते रहें तो हम कहानी का आधा हिस्सा ही समझ पाएंगे। मेरा तर्क यह है कि उपन्यास उतनी ही शिद्दत से समुदाय के अंदर की कमजोरियों पर भी उंगली रखता है। समाज में अंधविश्वास और ढोंग की जड़ें कितनी गहरी हैं, इसका अंदाजा बाला महाराज जैसे धर्मगुरु के असर से लगता है। वो क्या उपदेश देते हैं? पुराना छोड़ना नहीं और नया अपनाना नहीं। ये सोच तो प्रगति की दुश्मन है। लोग मानते हैं कि उनके पैर छूने भर से पाप धुल जाएंगे। ये कोई बाहरी ताकत का फैलाया हुआ अंधकार नहीं है, ये समुदाय के भीतर का अंधेरा है। दूसरी बड़ी समस्या है शिक्षा को लेकर उनकी उदासीनता। चंदन अपने बचपन को याद करता है। वो बताता है कि कैसे उसे स्कूल जाने से डर लगता था क्योंकि मास्टर जी जानवरों की तरह पीटते थे। लेकिन सिर्फ यही वजह नहीं थी, उसकी माँ याड़ी उसे पढ़ाना चाहती थी। एक माँ की तमन्ना थी कि बेटा पढ़े, लेकिन पूरे तांडे में, पूरे समाज में पढ़ाई लिखाई का कोई माहौल ही नहीं था। और तो और जब हम न्याय की बात करते हैं तो समुदाय की अपनी न्याय व्यवस्था यानी पंचायत, वो भी कितनी दमनकारी हो सकती है। गायत्रिया नाम के एक आदमी को बकरी चोरी के इल्जाम में पंचायत सबके सामने बेरहमी से पीटती है। तो न्याय के नाम पर क्रूरता तो समुदाय के भीतर भी मौजूद है। मेरा मानना है कि जब तक कोई समाज इन भीतरी बुराइयों से नहीं लड़ता, तब तक वो बाहरी लड़ाई कभी जीत ही नहीं सकता। आपने भ्रष्टाचार का जिक्र किया और मैं उसी बात को पकड़ना चाहूंगी। ये जो धड़ाक योजना में हुआ या पुलिस ने जो लूटपाट की, ये सिर्फ छोटी मोटी घटनाएं नहीं हैं। ये बिल्कुल सीधा सीधा आर्थिक शोषण है। ये उन लोगों की कमर तोड़ने जैसा है जो पहले से ही जमीन पर गिरे हुए हैं। जब बाहरी सिस्टम आपको जानबूझकर आर्थिक रूप से इतना पंगु बना दे, आपको इतना लाचार कर दे, तो फिर आंतरिक सुधार की बातें करना मुझे बेमानी लगता है। आप ही बताइए, पहले इंसान पेट की आग बुझाएगा या समाज सुधारने निकलेगा?
जब आपके पास कमाई के सारे संसाधन ही छीन लिए जाएंगे, जब आपको हर कदम पर लूटा जाएगा, तो आप बच्चों की शिक्षा या सामाजिक सुधार पर ध्यान कैसे देंगे? ये तो ऐसी बात हो गई कि किसी को पानी में डुबोकर कहा जाए कि तुम तैरना क्यों नहीं सीख रहे। मैं समझ रहा हूं कि आप कहां से आ रही हैं, लेकिन मैं इसे एक अलग नजरिए से देखता हूं। चलिए इसी आर्थिक तंगी की बात करते हैं। उपन्यास में सोमा की 13वीं का एक बहुत जबरदस्त प्रसंग है। लेखक साफ साफ लिखते हैं कि तांडे के लोग, जिनके घरों में शाम के चूल्हे के बाद सुबह के लिए आटा तक नहीं होता, वो भी भजन मंडलियों पर पैसे लुटाते हैं, उधार लेकर समाज में अपनी नाक ऊंची रखने के लिए खर्च करते हैं। अब ये क्या है? ये तो आर्थिक प्राथमिकताओं का मामला है, और ये फैसला तो वो खुद कर रहे हैं। इस पर तो कोई बाहरी दबाव नहीं है। तो क्या ये सामाजिक दबाव, ये दिखावे की परंपरा उस आर्थिक तंगी से बड़ी नहीं हो जाती जिसे आप सिर्फ बाहरी शोषण का नतीजा बता रही हैं? ये बताता है कि समस्या सिर्फ पैसे की कमी की नहीं, बल्कि पैसे को खर्च करने की सोच की भी है। ये सोचने वाली बात है, लेकिन मैं इसे शोषण के मनोविज्ञान से जोड़कर देखती हूँ। जब समाज आपसे आपकी इज्जत, आपकी जमीन, आपका हक सब कुछ छीन लेता है, तो आपके पास अपनी पहचान साबित करने के लिए यही छोटी छोटी चीजें बच जाती हैं। खैर, इस पर हम वापस आ सकते हैं। मैं चंदन पर लौटना चाहती हूँ। चंदन को देखिए, वो इस समुदाय की उम्मीद है। वो पढ़ा लिखा है, वो अपने लोगों को इस गरीबी और लाचारी के दलदल से बाहर निकालना चाहता है। वो संघर्ष कर रहा है, लेकिन उसका मुख्य संघर्ष है किससे? वो लड़ रहा है भ्रष्ट सरकारी बाबुओं से, वो लड़ रहा है स्थानीय मालिकों से, जो बाहरी ताकतों का चेहरा हैं। ये क्या दिखाता है? ये यही दिखाता है कि समुदाय के भीतर सुधार की इच्छा है, एक चिंगारी है, लेकिन बाहरी बाधाओं की दीवार इतनी ऊंची है कि वो हर कोशिश को नाकाम कर देती है। चंदन की लड़ाई ही मेरे तर्क को मजबूत करती है कि असली दुश्मन बाहर है। हाँ, चंदन का शिक्षित होना और संघर्ष करना ये बहुत अहम बात है, पर मेरे लिए उसका संघर्ष ही इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि समस्या सिर्फ बाहरी नहीं है। मुझे याद है, जब मैं इस उपन्यास के अनुवादक की भूमिका पढ़ रहा था, तो उसमें एक लाइन ने मेरा ध्यान खींच लिया था। उसमें साफ लिखा था कि चंदन का संघर्ष बहुआयामी है। वो एक तरफ व्यवस्था से लड़ता है, तो दूसरी तरफ अपने ही समाज में व्याप्त अंधविश्वास और अशिक्षा के विरुद्ध चेतना का दीप जलाने का प्रयास करता है। ये दूसरी तरफ बहुत जरूरी है। उसका ये दोहरा संघर्ष मेरे तर्क को और पुख्ता करता है कि आंतरिक बाधाएं भी उतनी ही बड़ी और वास्तविक हैं। अगर सिर्फ बाहरी सिस्टम ही समस्या होता, तो चंदन को अपने ही लोगों के अंधविश्वास से, उनकी पिछली सोच से लड़ने की जरूरत क्यों पड़ती? वो तो सीधा सिस्टम से लड़ता और लोग उसके पीछे खड़े हो जाते। पर ऐसा नहीं होता, उसे 2 मोर्चों पर लड़ना पड़ रहा है। मैं इस बात से इनकार नहीं कर रही कि अंधविश्वास जैसी समस्याएं हैं, लेकिन मैं उन्हें बीमारी की जड़ नहीं मानती। मैं उन्हें बीमारी का लक्षण मानती हूँ। देखिए, समुदाय की अपनी परंपराएं हैं, जैसे जागरा के लोकगीत जो उनकी रातों की कहानियों और परंपराओं को जिंदा रखते हैं, या फिर धूलदेव में उनकी आस्था। ये उनकी सांस्कृतिक पहचान है, उनकी जड़ें हैं। जब बाहरी दुनिया ने उन्हें समाज के हाशिए पर धकेल दिया, उनकी जमीनें छीन ली, उन्हें इज्जत देना बंद कर दिया, तो ये बहुत स्वाभाविक है कि वो अपनी परंपराओं से और भी मजबूती से चिपक जाएंगे। ये शोषण के खिलाफ एक तरह की प्रतिक्रिया है, एक कवच है अपनी पहचान बचाने का। ये समस्या का मूल कारण कैसे हो सकता है? ये तो उनके सर्वाइवल का एक तरीका है। मैं आपकी बात का सम्मान करता हूं, पर मैं इससे सहमत नहीं हो सकता। जब यही परंपराएं, यही कवच बाला महाराज जैसे लोगों के जरिए आपकी तरक्की का रास्ता रोकने लगें, तो वो कवच नहीं, पिंजरा बन जाते हैं। और उपन्यास इस मामले में बहुत ही ईमानदार है। वो सिर्फ परंपरावादियों को नहीं दिखाता, वो सुधारकों को भी सामने लाता है। देव बाबा जैसा सुधारक आता है जो कहता है कि बकरे की बलि जैसी कुरीतियों को छोड़ो और घी पूरी की पंगत करो। वो एक नया बेहतर रास्ता दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन क्या समाज उसे आसानी से अपना लेता है? नहीं। वार्या जैसा एक किरदार देव बाबा का खुलकर विरोध करता है। वो कहता है कि यज्ञ करने से खेत नहीं पकते, उसके लिए हल चलाना पड़ता है, जुताई करनी पड़ती है। ये जो बहस है देव बाबा और वार्या के बीच, ये उपन्यास के भीतर परंपरा और प्रगति के बीच का एक गहरा आंतरिक संघर्ष है। इस लड़ाई का बाहरी व्यवस्था से कोई लेना देना नहीं है। ये लड़ाई पूरी तरह से उनकी अपनी है, उनके भीतर की है। लेकिन उस लड़ाई का नतीजा भी तो बाहरी ताकतों पर ही निर्भर करता है ना। अगर देव बाबा की बात मानकर लोग बलि बंद कर भी दें, तो क्या भ्रष्ट सुपरवाइजर उन्हें कर्ज दे देगा? क्या पुलिस उन्हें लूटना बंद कर देगी? जब तक बाहरी जुल्म खत्म नहीं होता, आंतरिक सुधार के फल कैसे मिलेंगे?
ये सुधार अधूरे रह जाएंगे। शायद, लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि कोशिश ही ना की जाए? क्या बाहरी व्यवस्था के बदलने का इंतजार करते करते अपनी पीढ़ियों को अंधविश्वास और अशिक्षा में डुबोए रखना सही है? उपन्यास ये सवाल भी तो पूछता है। चंदन का संघर्ष यही तो है। वो समझता है कि लड़ाई एक साथ दोनों मोर्चों पर लड़नी होगी, बाहर सिस्टम से और अंदर समाज से। एक को छोड़कर दूसरे को नहीं जीता जा सकता। अंत में मेरे लिए गोठण की कहानी एक ऐसे दुष्चक्र की कहानी है जिसमें बंजारा समुदाय फंसा हुआ है, जहां पीढ़ियों से चले आ रहे बाहरी शोषण और व्यवस्था की उपेक्षा ने उन्हें तरक्की के हर मौके से दूर रखा है। उनकी जो आंतरिक समस्याएं हैं, चाहे वो अंधविश्वास हो या गरीबी की वजह से पैदा हुई आदतें, वे सब इसी बाहरी दबाव का नतीजा है, मूल कारण नहीं। जब तक ये बाहरी व्यवस्था नहीं बदलती, जब तक उन्हें इंसाफ और बराबरी का हक नहीं मिलता, तब तक किसी भी आंतरिक सुधार की उम्मीद करना खुद को धोखा देने जैसा है। और मैं इस चर्चा के बाद भी यही कहूंगा कि गोठण हमें ये साफ साफ दिखाता है कि इस समुदाय की आज़ादी का रास्ता सिर्फ बाहरी दुश्मनों से लड़कर नहीं मिलेगा। उन्हें अपने भीतर मौजूद उन परंपराओं, उन सामाजिक ढांचों से भी टकराना होगा जो उन्हें आगे बढ़ने से रोकते हैं। बाहरी व्यवस्था के बदलने का इंतजार करते रहना और अपनी कमियों को नजरअंदाज करते रहना भी तो एक तरह की मानसिक गुलामी ही है। सच्ची और पूरी आजादी के लिए ये अंदर की लगाई भी उतनी ही जरूरी है, शायद उससे भी ज्यादा। ये तो साफ है कि गोठण कोई एक सीधा साधा जवाब नहीं देता। ये शोषण की, संघर्ष की एक बहुत ही जटिल तस्वीर पेश करता है, जहां बाहर के धागे अंदर के धागों में बुरी तरह उलझे हुए हैं। बिल्कुल, और यही इस उपन्यास की खूबसूरती है। ये पाठक को सोचने पर मजबूर करता है कि असली आजादी का मतलब क्या है। क्या वो सिर्फ सरकारी योजनाओं और कानून बदलने से आएगी, या फिर उसे सामाजिक और मानसिक बंधनों को तोड़कर खुद हासिल करना होगा? इस सामग्री में निश्चित रूप से और भी बहुत कुछ है जिस पर सोचा जा सकता है।